हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिफ्थ यूनिट सिस्टम्स एंड सिंथेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने जितने टाइप्स की एनर्जी पढ़ी है अभी तक, एनर्जी सोर्सेज पढ़े हैं, उनको हमको कैसे यूज करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं या उनकी वजह से क्या नुकसान है, या हम लोग एनर्जी को किस कितनी अच्छी तरह से यूज करें, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक जो इसके टॉपिक्स हैं वो एक बार देखते हैं, और इस यूनिट को हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है ना। तो बेसिक इसके इतने सारे 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो सभी कंट्री कौन कौन सी एनर्जी को यूज कर रही हैं, उनका क्या परसेंटेज है। मीन्स मतलब वो कोल कितना यूज कर रही है, वो फ्यूल नॉर्मल जो है वो कितना यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैसेस कितना यूज कर रहे हैं, सोलर सिस्टम पर कितना बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ एक तरह से ये हम लोगों की रिपोर्ट है एनर्जी की, कि हम लोगों को आने वाले ईयर्स में कितनी एनर्जी की और रिक्वायरमेंट रहेगी, और क्या क्या इससे किस किस फील्ड में हम लोग और ज़्यादा फोकस करें। तो ये एक जो ओवरव्यू है वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो का, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा वाला टॉपिक है न्यूक्लियर रेडिएशन। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोगों ने जो पढ़े थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना पढ़ा था। अब उसके क्या नुकसान है ना, उनसे हम लोग कैसे बचें और किस तरह से उसको यूज करें, तो वो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर रेडिएशन में नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं और उनसे हार्मफुल रेडिएशन निकलता रहता है। तो वो हार्मफुल रेडिएशन है, उसको हम लोग कैसे बचें उससे, वो उसका जो साइकिल है, एक फ्यूल साइकिल, उसको पढ़ना है कि हम लोग जब उसको निकालते हैं, माइन करते हैं, माइनिंग करने के बाद उसको हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया, यूज करने के बाद भी वो जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव ही रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है फिजन के बाद भी जो भी बनेगा उसका बाई प्रोडक्ट वो भी रेडियो एक्टिव होगा, उससे भी उसी तरह का रेडिएशन निकलेगा। तो उस वेस्ट मटेरियल को किस तरह से हम लोग डिस्पोजल करें कहीं पर, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोलिफरेशन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसके फैलाव को कैसे रोकें, मतलब इसको स्प्रेड होने से कैसे रोकें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये अलाउ नहीं है कि कोई भी कंट्री कभी भी एक न्यूक्लियर बम बना ले या न्यूक्लियर रिएक्टर बना ले। इसके लिए एक वर्ल्ड वाइड एक संस्था बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर वॉच करती है कि हम लोग किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, और इसकी जो यूज है वो लिमिटेड होने चाहिए और सिक्योर होने चाहिए। मतलब बिल्कुल इसको रखना कहाँ है, यूज करने के बाद कहाँ डिस्पोज करना है, ये सारी चीज़ें हमको उस कमेटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बतानी पड़ेंगी, उस एजेंसी को बतानी पड़ेंगी, जिससे इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। फिर जितनी भी एनर्जीज हम लोग ये इस तरह लगातार यूज कर रहे हैं, चाहे कोल हो या कुछ कुछ, उसमें क्या क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये वाले टॉपिक में क्लाइमेट चेंज में क्या क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये देखेंगे। एनर्जी स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, इसमें हम लोग एनर्जी की स्टोर को देखेंगे कि हम लोग एनर्जी कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मल एक बात बोले कि एनर्जी हम स्टोर करते हैं बैटरी में, है ना। एनर्जी स्टोर हम लोग और भी कई दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, वो हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे कि एनर्जी को हम लोग स्टोर कैसे कैसे कर सकते हैं। एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिटेड अमाउंट में बन रही है, उस लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी या लिमिटेड एनर्जी को हम लोग किस तरह से यूज करें। ठीक है, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो हमको 2 चीज़ें यूज करनी, मीन्स हमारा एसी भी चल रहा है और उसी समय हमको अपना समरसेबल चलाना है। ठीक है, तो हमारा जो जो बेसिक है वो ये है कि थोड़ी देर के लिए हम एसी बंद कर दें और समरसेबल तब स्टार्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल जो लोड रहेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर हम एक साथ सारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हम एक साथ ऑन कर देंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर हमने एक साथ बंद कर दिए तो बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हम लोग ये देखें कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ओके, जिससे कि सभी चीज़ें बैलेंस रहें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स का यहाँ ग्रीन कलर से नहीं है, ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब एनर्जी इफिशिएंट कितनी है, उसमें कम से कम एनर्जी लग रही है। मतलब कम से कम अब बिल्डिंग में क्या एनर्जी लगती है, बिल्डिंग में एनर्जी लगती है कि हम गर्मियों में उनको ठंडा करते हैं एसी से, फैन से, कूलर से, है ना। सर्दियों में हम उनको गर्म करते हैं हीटर वगैरह से। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिसमें हम लोगों को जो एनर्जी है वो कम से कम रिक्वायर्ड हो।
उसकी डायरेक्शन, उसकी विंडो इस तरह से हो कि हमें नॉर्मली दिन में लाइट ना जलानी पड़े, ठीक है। सर्दियों में हमको इस तरह से उसका कोई डायरेक्शन हो जिसमें धूप आए, जिससे हमको हीटर ना यूज करने पड़े ज़्यादा, ठीक। गर्मियों में इस तरह का कुछ डायरेक्शन रहे, है ना, कि उसमें वो जब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो इस तरह की बिल्डिंग्स को हम लोग ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। और इस तरह के आर्किटेक्चर को, जिसमें अब आर्किटेक्चर का मतलब कि जो हम लोगों ने बिल्डिंग डिजाइन करी है, जो बिल्डिंग बनाई है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिससे हम लोगों का इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हुआ हो। इस तरह के मटेरियल्स को हम लोगों ने यूज करके वो बिल्डिंग बनाई है, उसको हम लोग ग्रीन आर्किटेक्चर बोलते हैं। डन। फिर क्या हुआ कि एक हम लोगों ने बिल्डिंग बनाई, फिर हम रेटिंग करते हैं। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसमें स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार 4 स्टार, तो वो कितनी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है वो अप्लायंसेस, ये बता रहा है। तो सिमिलरली एलईडी, ईईडी, इसको हम लीड रेटिंग बोलते हैं। तो लीड रेटिंग क्या बताते हैं, किसी भी एक बिल्डिंग, किसी भी एक एजेंसी, किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट, लीड के अकॉर्डिंग उसकी क्या रेटिंग है, वो हम रेटिंग देते हैं। और ये प्लेटिनम गोल्ड इस तरह से रेटिंग होती है कि मतलब वो कितना अपने में सेल्फ में एनर्जी को जनरेट करके और यूज करता है। मतलब पूरे हम लोगों ने पहले तो वो ग्रीन बिल्डिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट पे बनी हो, ग्रीन आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट पे बनी हो, वहाँ सोलर हम लोगों ने पूरे छत पे, रूफ पे उसमें सोलर प्लेट लगा रखी हूँ। इस तरह से वहाँ पर ग्रीनरी भी खूब सारी हो, जिससे पोल्यूशन अगर थोड़ा बहुत हो रहा वो भी कम हो। तो इस तरह से हम लोग जो लीड रेटिंग है वो करवाते हैं। और ये कई कंट्री में कंपलसरी है, जितने भी और फैक्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसकी लीड रेटिंग कंपलसरी है। और उसका एक मिनिमम है कि इतना ये होना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग अनलिमिटेड पोल्यूशन फैलाएं, अनलिमिटेड एनर्जी यूज करें कि मेरे पैसे हम कितनी भी एनर्जी खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए लीड रेटिंग जरूरी है, एक ये टॉपिक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ऑडिट है। एनर्जी ऑडिट का मतलब एक एजेंसीज हैं अब इस तरह की, वो आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी और ये बताएंगी कि आपने जो अभी पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसमें ये चेंज कर लो तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो इतना कम हो जाएगा, एनर्जी जो आप यूज कर रहे हैं वो इतने % कम हो जाएगी। और वो ये जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं इस तरह से करती हैं, और इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इवन हम लोग अगर इसको अपने घर में ऑडिटिंग कराएं तो 40 से 50% अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं उनको कम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट में। तो हम लोग फर्स्ट जो लेक्चर है, जो कि अभी हम लोगों का चल रहा है, फर्स्ट पार्ट, इसमें हम लोग ऊपर की ये 2 टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला वाला है ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। ओके। तो वर्ल्ड टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइज जो टोटल फ्यूल का कंजम्पशन है एनर्जी के लिए, वो कोल का 27% है। पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि हर कंट्री अपना अपना एक रिपोर्ट बनाती है कि कितना पूरा वर्ल्ड वाइज किस कौन सी एनर्जी किस तरह से यूज हो रही है। तो अलग अलग ये कंट्री की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ओके। तो कोल का जो 27% हम लोग पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, नेचुरल गैसेस को 24%, हाइड्रो पावर का जिसको हम रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं वो 7% है, न्यूक्लियर एनर्जी को केवल 4% यूज करते हैं, ऑयल को, अब वो ऑयल किसी तरह का हो, डीजल पेट्रोल या किसी तरह, उसको 34% यूज करते हैं। और अदर जिसको हम लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी बोला है, जिसको जिसमें सोलर आता है, विंड एनर्जी आता है, इसको सिर्फ 4% यूज कर रहे हैं। ओके। तो वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन इज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस एंड यूज बाय द इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके। इसमें हम लोगों का फूड एनर्जी नहीं ऐड है कि हम खा कितना रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी है ना, तो उस एनर्जी को छोड़ के जितनी भी एनर्जी है, जितने भी टाइप की, वो सभी इसमें है। टिपिकली मेजर पर ईयर, इट इन्वॉल्व ऑल एनर्जी सोर्सेज अक्रॉस एवरी कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड एनर्जी फ्रॉम फूड। फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड, ये भी हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने इस तरह से देख लिया कि कौन सी चीज़ को हम कितना यूज कर रहे हैं। फिर पॉइंट वाइज कि हम लोगों की अपकमिंग जो ईयर्स हैं, आने वाले साल हैं, उसमें हम लोगों को कौन कौन सी और रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इनको पॉइंट वाइज लिखेंगे। वर्ल्ड्स प्राइमरी एनर्जी डिमांड विल स्लो डाउन एंड पर पर्सन डिमांड विल पीक बिफोर 2030, है ना। मतलब 2030 पर जो हमारी की पर पर्सन जो
एनर्जी की डिमांड होगी वो पीक पर होगी। दूसरा इसी तरह से है, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल डबल अंटिल 2060। 2060 में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो अभी करंट की डिमांड का डबल हो जाएगा, है ना। रिमार्केबल राइज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी विल कंटिन्यू, जैसे कि अभी भी हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जो लगातार बढ़ रहा है। ये इसमें जो है वो रिमार्केबल राइज आएगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेंगी ये चीज़ें, है ना। डिमांड पीक फॉर कोल एंड ऑयल बिटवीन 2030 टू 2040, मतलब कोल और ऑयल की जो डिमांड है वो 2030 से 2040 तक पीक पर रहेगी। ट्रांजिशन ऑफ द ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, ओके, है ना। लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड टैकल द क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस विल रिक्वायर्ड। इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करके इसको सही करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो इस तरह से है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा टॉपिक है न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन रिफर्स टू द पार्टिकल्स एंड फोटॉन्स emitting during reaction that involve the nucleus of an atom. Like during the fission of U-235, the nuclear radiation that is released contains neutrons and gamma ray photon. ओके, मतलब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो रिलीज करता रहता है न्यूट्रॉन और गामा रेज फोटोन को, है ना। एज रेडियो एक्टिव मटेरियल देखिए द एनर्जी रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट एंड हार्मिंग ए बॉडी दैट इज एक्सपोज टू इट। इससे जो भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और बॉडी के लिए भी, ह्यूमन बॉडी के लिए भी ये हार्मफुल है। इट कैन डायरेक्टली किल सेल्स और इट कैन म्यूटेशन टू डीएनए, है ना। इफ दोज म्यूटेशंस आर नॉट रिपेयर्ड द सेल में टर्न कैंसरस। तो मोस्टली ये देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ रहते हैं तो उनकी सेल्स जो है वो डैमेज होती हैं, डीएनए में भी चेंज आता है, अगर वो जल्दी से सही नहीं हुआ तो वो कैंसरस हो जाता है, ओके। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रेडिएशन का रिएक्शन है, इसकी ये प्रॉब्लम्स है ना। तो इसमें ये वाले हमको टर्म को लिखना है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ओके। फिर देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। अब किसी फ्यूल साइकिल का हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, किसी चीज़ के साइकिल का, जैसे फ्यूल है तो फ्यूल साइकिल का मतलब कि वो कैसे, कहाँ से निकाला गया, उसकी माइनिंग कैसे हुई, फिर कैसे हमने उसको प्योर किया, फिर कैसे हमने उसके यूज किया, यूज करने के बाद फिर हमने उसका क्या किया, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल को यूज करने के बाद हमने उसको डिस्पोज किया, इस पूरे साइकिल को हम लोग ने उसका फ्यूल साइकिल कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या है, द वेरियस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन आर रिफर्ड टू कलेक्टिवली एज द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, ओके। तो एक फ्यूल साइकिल है, बिल्कुल ठीक से देख लीजिए एक बार इसको। इस तरह से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं इस जगह, है ना, टेलिंग एंड माइनिंग करते हैं, ठीक। उसको हमने निकाला, जब वो माइनिंग करते हैं तो वो U3O8 के फॉर्म में होता है, ओके। फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन हो गया ये UF6 में, ओके। U3O8 को हम लोगों ने UF6 में कन्वर्ट किया और फिर क्या किया, इसको हम लोगों ने एनरिचमेंट किया। मतलब क्या किया, हमको चाहिए है बेसिकली U235 और इसमें वो सिर्फ 0.7% होता है। तो एनरिचमेंट का मतलब हम लोगों ने इसमें से क्या अलग किया, U235 को, इसको हम लोगों ने बोल दिया एनरिचमेंट, ओके। फिर क्या हुआ एनरिचमेंट में, एनरिचमेंट और किया तो फिर क्या हुआ कि जो U35 था वो हो गया 3.5%, ओके। उस मटेरियल में U35 कितना हो गया, 3.5%, ठीक। कुछ ब्लैंड इस तरह से डिप्लेक्टेड यूरेनियम मिला, उसको हम लोगों ने इधर इस तरह से भेजा, ठीक। अब ये जो U235 का 3.5% है, इसको फ्यूल फैब्रिकेशन किया। फैब्रिकेशन का मतलब फ्यूल को उस फॉर्म में बदलना जैसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा था, तो हम उसमें फ्यूल की रॉड डालते थे, फ्यूल की रॉड एंटर करते थे। तो फ्यूल फैब्रिकेशन का मतलब वो फ्यूल किसी भी शेप साइज में हो सकता है, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर रॉड के साइज का बनाए, जिस तरह से हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्यूल फैब्रिकेशन, ओके। यानी फ्यूल रॉड वो बन गई और इसको हम लोग
न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। अब रिएक्टर में यूज करने के बाद जो यूज फ्यूल है उसको हम लोग 3 ईयर तक यूज करते हैं रिएक्टर में। यूजुअली 3 ईयर के बाद उस फ्यूल को हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको कहीं हम टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज को हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह से करते हैं। एक तो हम लोग थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं उसमें, है ना। कुछ एकदम वेस्ट है उसको सीधे हम लोग डिस्पोजल कर दिया, इस वाली लाइन में लाए, और थोड़े को हम लोगों ने प्रोसेस किया कि उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत और कुछ बचा है, तो प्रोसेस करने वाला इधर आया। ठीक, प्रोसेस में क्या किया हम लोगों ने, प्रोसेस करके देखा री प्रोसीड यूरेनियम, फिर से हम लोगों ने उसमें कुछ यूरेनियम बना, तो फिर से ये वाली साइकिल स्टार्ट हो गई। और जो प्लूटोनियम है वो इधर की तरफ, ये अगर वो चेंज होकर प्लूटोनियम बन गया तो इस वाले में हम लोग ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो फाइनली इससे बेस्ड आया उसका हम लोगों ने वाइटिफिकेशन किया। वाइटिफिकेशन क्या होता है कि हम लोग जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसमें कुछ इस तरह से मिक्सर कर दें, वो ग्लास के फॉर्म में आ जाए, कांच के फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको फिर हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं अंडर वाटर में, बहुत ज़्यादा समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई में, और उसके भी अंदर हम लोग इसको डिस्पोज कर देते हैं, जिससे इसका कोई रेडिएशन का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर या एनवायरनमेंट पे ना पड़े। तो ये पूरा साइकिल है, इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 पार्ट थे, एक पार्ट था रिएक्टर के पहले हम लोगों ने इसको यूज किया, और दूसरा पार्ट था रिएक्टर में यूज होने के बाद इसका क्या किया, है ना। तो जो इसका पहले वाला पार्ट है इसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं, फ्रंट एंड, सामने वाला एंड। ठीक है, और जो उसके बाद यूज किया उसको हम लोग बैक एंड बोलते हैं ना। टू प्रिपेयर यूरेनियम फॉर यूज इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, it undergoes the step of mining and milling, conversion, enrichment and fuel fabrication. These steps make up the front end of the nuclear fuel cycle. Okay, after uranium has spent about 3 years in a reactor to produce electricity, the used fuel may undergo a further series of steps, including temporary storage, reprocessing and recycling before waste and disposed. Collectively, these steps are known as the back end of the fuel cycle, है ना। तो हम लोग बाद में उसको यूज करने के बाद डिस्पोज करने तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग बैक एंड बोलते हैं। ओके, तो एक ये टॉपिक हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो न्यूक्लियर वेस्ट हुआ ये क्या होता है, तो न्यूक्लियर वेस्ट that contain radioactive material. Radioactive waste is usually a byproduct of nuclear power generation and other applications of nuclear fission or nuclear technology such as research and medicine. Radioactive waste is harmful in most form of life and environment and is regulated by government agencies in order to protect human health and the environment. ओके, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो हार्मफुल है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजल ऑफ लो लेवल वेस्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन बी अंडरटेकन सेफली ऑलमोस्ट एनीवेयर। स्टोरेज ऑफ यूज्ड फ्यूल इज नॉर्मली अंडर वाटर फॉर एट लीस्ट 5 years एंड देयर ऑफन इन ड्राई स्टोरेज। इसको मोस्टली हम लोग अंडर वाटर में डिस्पोज करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। ड्राई प्लेस में बहुत कम करते हैं। अब कहीं पर कोई ओशियन है ही नहीं, कोई समुद्र है ही नहीं, तो ऐसी जगह में ड्राई स्टोरेज करते हैं। डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल इज वाइडली यूज टू बी बेस्ट सोल्यूशन फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ मोस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट। ओके, तो डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल इज वाइडली यूज। ओके, मीन्स क्या है कि जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है इनको हम बेसिकली डीप वाटर में उसके नीचे फिर डिस्पोज कर देते हैं, जिससे ये हार्मफुल न रहे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का स्प्रेड होना, फैलना। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि न्यूक्लियर जो है ये बहुत ज़्यादा इससे हार्मफुल है, तो इसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है ना। तो इसके लिए क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज अ स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, फिशनेबल मटेरियल एंड वेपन एप्लीकेबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी and information to nations which are not recognized by as nuclear weapon states by the treaty on the non-proliferation of nuclear weapon, also known as nuclear non-proliferation treaty.
NPT। ओके, अब देखेंगे NPT है क्या। मीन्स क्या है, कोई अपने मन से नए नए वेपन्स ना बनाए, अपनी तरीके से न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसको यूज ना करे, उसकी टेक्नोलॉजी को, है ना, उसके मटेरियल को, किसी भी तरह के लिटरेचर को गलत तरीके से यूज ना करे। उसके लिए वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ना, उसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये हम लोगों की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, वो 1968 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पे जापान में न्यूक्लियर बम गिराया था, उसके बाद ये लगा कि इस तरह से अगर हुआ तो पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे पे न्यूक्लियर बम गिरा के ख़त्म कर देगा। ओके, तो उसके बाद फिर इस तरह की एक एजेंसी बनाई गई कि इसको आप बना के रखिए अपने पास, है ना, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं बनाने हैं। उसके पहले एक कांटेक्ट करिए कि हमने इसको किसी के यूज करने के लिए बनाया, हमने बस सुरक्षा के लिए बना के रख लिया है। ओके, अगर हम लोग कोई न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं तो भी हमको पूरा उसकी एक समरी बतानी पड़ेगी कि हम फ्यूल को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, उससे किसी ह्यूमन पे कोई हार्मफुल नहीं है, फिर हम यूज करने के बाद उसको कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको इस एजेंसी को बतानी होंगी, है ना। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज एन एग्रीमेंट साइन इन 1968 बाई सेवरल ऑफ द मेजर न्यूक्लियर एंड नॉन nuclear power that pledged their corporation in startup the spread of nuclear technology। ओके, अभी भी जैसे कुछ है, कुछ कंट्री है उसने इस पे साइन नहीं किया हुआ है, उस पर हर कंट्री, दूसरी कंट्री उस पर एक तरह का बैन लगा रखी है, उन पर नज़र रखते हैं, कभी भी उन पर हमला करके उस इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने पे, इन सब चीज़ों पे करने पे अभी भी रोक है। इस तरह का ये हम लोगों का टॉपिक 1 था। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इस यूनिट को हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म कर रहे हैं, ये पहला वाला पार्ट है। इसके नोट्स या असाइनमेंट के लिए हम लोग क्वेश्चन देंगे, तो इसी फॉर्म में आप इनको नोट कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।